हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा था चैप्टर वनडे एग्जाम के लिए सेल चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज इस चैप्टर का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक को रिकैप कराते हैं। इसमें आपने देखा था व्हाट इज सेल, सेल क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड हिस्ट्री ऑफ सेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आज इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आई मीन्स नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 पार्ट्स में चैप्टर आपके क्लियर होने वाले हैं। देन हर चैप्टर का एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आप अच्छे से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी वो रहेगी सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग या कोशिका के अंग। कोशिकांग या कोशिका के अंग, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ओके, सो कोशिका के अंग में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होगा आपके वनडे एग्जामिनेशन में। लाइक इस टर्म को किसने दिया था, जीव द्रव्य के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट है वो थे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य टर्म को यूज किया था, सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और जीव द्रव्य होता कैसा है? तो ये सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, अर्ध तरल होता है, सेमी सॉलिड होता है, गाढ़ा होता है, वो हमारा क्या होता है? जीव द्रव्य का नेचर होता है, जीव द्रव्य क्या प्रकृति होता है। तो कैसा होता है जीव द्रव्य? गाढ़ा होता है। गाढ़ा के साथ साथ आपका अर्ध तरल कह सकते हो, अर्ध तरल होता है, ठीक है, चिपचिपा सा होता है। ये सेल के अंदर के जो द्रव्य होते हैं पूरे सेल के अंदर, लाइक दिस इज प्लांट सेल, ये आपके प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ओके, प्लांट सेल के साथ साथ एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। उनके इनसाइड में सेल के अंदर में जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य मैटर्स, उनको बोलते हैं क्या? जीव द्रव्य। जीवों के अंदर जो द्रव्य प्रेजेंट होते हैं, आई मीन सेल के अंदर जो द्रव्य होते हैं हमारे क्या होते हैं? जीव द्रव्य होते हैं। किसने दिया था ये टर्म जीव द्रव्य? पुरकिंजे ने दिया। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगर किसी सेल में अगर ये जीव द्रव्य नहीं होगा तो वो सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। और इसी सेल की इसी द्रव्य की वजह से ये लिविंग कहलाता है। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये पूरी पूरी प्रोसेस सेल के अंदर जीव द्रव्य क्या करता है? ये फॉर्म, ठीक है। और 80% इसमें क्या होता है? मेरा वाटर होता है। किसमें? जीव द्रव्य। और इसके टाइप की बात करें तो इसमें आपका आता है, इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक होता है कोशिका द्रव के बाद हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसको केंद्रिका द्रव एक होता है। ये हमारी क्या होती है? आपके जीव द्रव्य। एक बार देख सकते हो इसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसको किसने बताया था? पुरकिंजे ने। ये बन सकता है। और एक इसका इंपॉर्टेंट टर्म आएगा कि जीवन का भौतिक आधार होता है। जीवन का भौतिक आधार है, वो हक्सले ने कहा था। लेकिन ये आपका विदाउट जीव द्रव्य सेल क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। जीव द्रव्य क्या होता है? आपका सभी जीवन का आधार आपका जीव द्रव्य। इट इज क्लियर? इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका भित्ति। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी वो आएगी सेल वॉल, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। सेल वॉल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? देखिए, ये सेल ऑर्गेनेल के ही पार्ट। कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो ये आप प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये आपकी होती है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। ये हो गए प्लांट सेल के स्ट्रक्चर। और ये हो गई आपकी एनिमल सेल। ये हो गए प्लांट सेल, ये हो गए एनिमल सेल। हमारा टॉपिक क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसका मीन्स क्या हुआ? तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्रिएट होगा, जो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है ये पाया जाता है पादप कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। पाया जाता है किसमें सर? पादप कोशिका में। मीन्स ये पेड़ पौधों में प्रेजेंट हो।
पादप कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हो, ये आपकी प्लांट सेल के स्ट्रक्चर जिसको पादप कोशिका कहते हैं, कि जो बाहर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसी को बोलते हैं आपका कोशिका भित्ति। लेकिन एनिमल सेल में आप देखोगे तो एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आप बता सकते हो जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और एनिमल जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। तो सेकेंड पॉइंट बन जाएगा कि जंतुओं में मीन्स जंतु कोशिका में क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित बोले तो एब्सेंट। तो इसके बाद कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति में पादप में सबसे आउटर लेयर होता है, बाहरी सरफेस होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहर की ओर आउटर सरफेस पे बाहरी सतह पर जो आपको स्ट्रक्चर जो लेयर्स होते हैं उनको बोला जाता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ओके, उसके बाद अगर पूछा जाएगा जंतुओं में कोशिका भित्ति होती है तो आप बताओगे नो सर, एब्सेंट होती है। उसके साथ साथ ह्यूमन की बात करें, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर देता है बताइए कि ह्यूमन बीइंग में कोशिका भित्ति होती है क्या या किसकी बनी होती है, तो आप बताना कि ह्यूमन बीइंग में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब क्वेश्चन बनेगा क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट। उसके बाद हम बात करते हैं और कोशिका वृद्धि कहाँ पाया जाता है, तो हम बात करते हैं बैक्टीरिया में। किसमें बात करते हैं, बैक्टीरिया में बात करते हैं। बैक्टीरिया में कोशिका वृद्धि होती है जी, होती है। बैक्टीरिया में कोशिका वृद्धि होती है, किसकी बनी होती है, तो बैक्टीरिया में जो कोशिका वृद्धि होती है वो पैक्टीन की बनी होती है। ह्यूमन बीइंग में कोशिका वृद्धि नहीं होती, क्यों सर, जो कि जंतु कोशिका है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन आपका सबस्टांस होता है। तो इसके बाद बात करते हैं फंजाई की, बात करते हैं फंगस की, बात करते हैं फंजाई में कोशिका भित्ति होती है कि नहीं, होती है। फंजाई में कोशिका भित्ति होती है, बट किससे बनी होती है, तो आप बताओगे फंगस में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। हिंदी में लिख देते हैं बेटा, काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है किसमें, फंजाई, फंगस जिसको आप कवक कहते हैं। तो इसके बाद आता है आपका फंजाई के बाद प्लांट में आता है। प्लांट में कोशिका भित्ति होती है कि नहीं, पादप में कोशिका भित्ति होती है कि नहीं, तो आप बताओगे जी सर प्रेजेंट होती है। पादप में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। क्या बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, किसमें, पादप कोशिका में। तो कोशिका भित्ति से जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं मैंने आपको बता दिया कि सर पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है। ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन बॉडी में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। बैक्टीरिया में होती है, पैक्टिन की बनी होती है। फंजाई में होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट में होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये थी कोशिका भित्ति। अगर हम इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाए, थोड़ा और डिटेल बात करें, तो कोशिका भित्ति का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो इस तरीके से कोशिका भित्ति आपकी होती है। और इसके इन साइड में आप देखोगे कोशिका भित्ति की थोड़ा सा डिटेल हम बताने की कोशिश करते हैं। इसके इन साइड में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो आउटर सरफेस देख रहे हो ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल होगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति होगा। ये सेकेंडरी सेल वॉल जिसको द्वितीय कोशिका भित्ति कहते हैं। और बीच की जो हमारी सेल होती है लेयर, इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या करता है, दोनों कोशिका भित्ति को आपस में एज ए सीमेंट का काम करता है। ये होती है हमारी कोशिका भित्ति। सो मैंने दो टॉपिक आपको क्लियर किया। फर्स्ट टॉपिक आपका था जीव द्रव, सेकंड टॉपिक क्या था आपका, सेल वॉल जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, या आप ऐसे ले सकते हो, स्नैपशॉट ले सकते हो। ये आपके 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किए जा सकते हैं। ओके, और फंक्शन की बात करें सर, कोशिका भित्ति की फंक्शन क्या होती है, ये कौन सा कार्य करता है, तो सिंपल सी बात है, जो आउटर सराउंडिंग लेयर्स होती है सेल वॉल की कोशिका भित्ति की, इनके प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन बोले तो सुरक्षा प्रदान करते हैं कोशिका भित्ति, साथ ही साथ क्या करते हैं, सुरक्षा के साथ साथ शेप प्रोवाइड करते हैं, आकार प्रोवाइड करते हैं, आकार देते हैं। आकार के साथ साथ क्या देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारी होती है कोशिका भित्ति और सेल। इट इज क्लियर। दो टॉपिक मैंने क्लियर किया, इसे आप रिवीजन कर सकते। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी आएगी वो आएगी सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली,
सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। अभी आपने जो कोशिका भित्ति पढ़ा तो आपने देखा कि सर जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट था और एनिमल सेल में एब्सेंट था। आई मीन पादपों में होता था, जंतुओं में नहीं होता था। लेकिन अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, और ये क्या करता है आपका प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में। तो बताएंगे दिस इज फाउंड इन बोथ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये जंतु और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं का मीन्स होता है सर ये पादपों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। पादपों में पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली। समझे? अगर स्ट्रक्चर के थ्रू आप समझोगे तो बहुत क्लियर होने वाला है। ये आपकी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर आप देख लो, इस तरीके से कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे अगर आप ये लेयर आपको दिख रहा होगा, हम दूसरे कलर से करते हैं। कोशिका भित्ति ये जो रेड कलर से आप लेयर देख रहे हो इसी को कोशिका झिल्ली और सेल मेम्ब्रेन। अगर एनिमल सेल की आप बात करोगे तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं, बट ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हो ये क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल, एनिमल सेल, पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु कोशिका की बाहरी सतह पर, ये देखिए जंतु कोशिका बोलते हैं एनिमल से, ये बाहर ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हो, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और इसमें सारे मटेरियल्स हो गया, ये जो आउटर सरफेस आप देख रहे हो ये जंतु कोशिका है। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका के बाहर ही होती है। देखिए जो बाहरी लेयर है ना, तो बता सकते हो कि जो जंतु कोशिका होती है, जो जंतु कोशिका होती है उसके बाहरी सतह ही जो होती है, उसका बाहरी सतह ही आपका कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। बट प्लांट की बात करें, पादपों की बात करें तो देखिए कोशिका भित्ति बाहर बना हुआ है और ब्लैक के नीचे एक रेड कलर का आप लाइनिंग दिख रही है जिसको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और पादपों में कोशिका भित्ति के नीचे हो, पादपों में ये क्या होता है, कहाँ होता है? कोशिका भित्ति के नीचे हो। पादपों में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे होती है, कोशिका भित्ति के नीचे। ये पॉइंट क्लियर है। तो ये उसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो कोशिका झिल्ली है ये आपका किस तरीके से प्रेजेंट होता है। और पौधों पौधों की बात करें, पौधों के साथ साथ कवक फंजाई की भी अगर आप बात करते हो तो ये क्या होते हैं? सेल वॉल के नीचे, मैंने रेड कलर से आपको दिखाया हुआ है, ये आपकी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? आप बता देना सर, आउटर सरफेस जो होती है वहां पर कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर पादपों में बात करें या कवकों में बात करें तो कोशिका भित्ति के नीचे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसको आप देख सकते हो। ये हमारा क्या कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि कोशिका झिल्ली, ये जो आप लेयर्स देख रहे हो रेड कलर से बना हुआ है, ये कोशिका झिल्ली और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी है, सेल मेम्ब्रेन है, ये किस चीज की बनी होती है? विच सब्सटेंस मेड ऑफ, किस सब्सटेंस से बनी होती है? तो आप बता सकते हो आप फैट एंड प्रोटीन। ये फैट से, जिसको लिपिड भी बोलते हो आप, फैट और प्रोटीन से बनी होती है। देखा अक्सर तैयार हो जाता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो फैट और प्रोटीन से क्या होती है? बनी होती है। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, इसका काम क्या है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन ही हम आपको लेकर चल रहे हैं, पूरी डीप लेक्चर हम आपको नहीं दे रहे हैं। इसमें जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता रहे हैं, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लिसन केयरफुली, इसको अच्छे से समझिएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का फंक्शन क्या होता है, क्या करता है फंक्शन? तो एक टर्म आपको ये सेमी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है जिसको अर्ध पारगम्य कहते हैं। अर्ध पारगम्य का मीन्स होता है कि इसमें कुछ ही सेलेक्टिव सब्सटेंस अंदर जाएंगे और कुछ सब्सटेंस बाहर आएंगे। ये सबको परमिशन नहीं देता है, सबको अलाउ नहीं करता है, इसलिए हम को सेलेक्टिवली परमेबल में या कह सकते हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहलाती है। तो बता सकते हो आप कि ये क्या होती है? सर अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली कहिए
अगर इंग्लिश कहोगे तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ लोगों को ही अंदर आने देती है या कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही बाहर जाने देती है। ये हमारी क्या होती है, इसका फंक्शन। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारी थी कोशिका झिल्ली थी, सेल मेम्ब्रेन थी, इसको आप तैयार कर सकते। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म आएगा, इसको दिया किसने था, इसके बारे में बताया किसने था, तो क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप कर सकता है। तो आप बता सकते हो, इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट है, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, तो इसको देने वाले साइंटिस्ट थे। पूछा जाएगा कौन सा मॉडल दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक, तरल मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हो किसने बताया था, बता सकते हो सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बारे में बताया था। इसको रिवीजन करिए फिर आगे बताते, रिकैप करिए टॉपिक को। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। मैंने आपको 3 टॉपिक क्लियर किए, नेक्स्ट टॉपिक आएगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होती है, देखिए तो साइटोप्लाज्म इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म है। फिर मैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपका प्लांट सेल है। प्लांट सेल में इस तरीके से आपने देखा सर सेल वॉल है। सेल वॉल के इनसाइड आपके प्लांट सेल के इनसाइड में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बहुत साइड आप देखोगे वैक्यूल्स होते हैं, जो फ्री स्पेसेस होते हैं, इनको वैक्यूल कहते हैं। और इसके अंदर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, बहुत सारे सबस्टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इसमें डॉट डॉट सबस्टेंस आप देख लो, हम ग्रीन कलर से मेंशन कर रहे हैं। ये जो आप डॉट डॉट चीजें आप देख रहे हो, ये चीजें आप देख रहे हो ना, डॉट डॉट गाढ़ा अर्ध तरल मैटर होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यही क्या कहलाता है सर, कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य की बात करें, इसको कैसे डिफाइन करोगे तो आप देख सकते हो, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो, इस लाइनिंग को बोला जाता है कोशिका झिल्ली, और इस लाइन को बोला जाता है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो गाढ़ा और तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, उसी को साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर, आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, और एक होता है सर आपका कोशिका झिल्ली। इन दोनों के बीच में जो आपके साइटो, ये आपके लिक्विड मटेरियल्स आप देखते हो, यही कहलाता है साइटोप्लाज्म, या कह सकते हो कोशिका द्रव्य। मीन्स कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म एंड कोशिका द्रव्य। ये देखिए आपका कोशिका द्रव्य मैंने ग्रीन कलर से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है, सर इसका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करता है, तो आप बता सकते हो कि कोशिका द्रव्य क्या करता है, सेल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, नमी प्रदान करता है, वाटर की कमी को फुलफिल करता है। और अवायु श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य होती है। आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, सो देयर आर टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था वायु श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एक होता है अवायवीय श्वसन, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और वो रेस्पिरेशन परफॉर्म होती है, वो श्वसन परफॉर्म होती है किसमें सर, कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म। ये आप देख सकते हो, ये हमारी क्या थी, साइटोप्लाज्म। इससे बहुत क्वेश्चंस क्रिएट नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज है वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपकी क्या थी, इसको रिकैप कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर से बता देते हैं। ये आपकी क्या थी सर, कोशिका झिल्ली थी, ये केंद्रक झिल्ली थी। इन दोनों के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। हो गया, इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर माइटोकॉन्ड्रिया। वो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, इसकी सर्च को लेकर, डिस्कवरी को लेकर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोलिकर 1857। 1857 में पोलिकर ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था पोलिकर ने। याद रखिएगा, बहुत जगह आंसर आपको अल्टमान मिलता है। पोलिकर ने क्या किया था,
कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था। तो आप बताओगे बेटा 1857 1857 कोलिकर ने देखा था। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है अल्टमान। क्या आता है? अल्टमान। अल्टमान ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया? बायोप्लास्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। मीन डिस्कवरी हो चुकी थी लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा गया था, इसको बता दिया गया बायोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है सी बेंडर। ठीक है, जो इनको क्या कह दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया। सॉरी, उल्टा बता दिया गया। देखिए बायोप्लास्ट जो था सी बेंडा ने बोला था और अल्टमान ने क्या किया था? इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा था। अल्टमान ने बोला ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले आपको बायोप्लास्ट कहा गया था, देन उसका रीनेम किया गया, उसका नाम रखा गया माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे सिंपल जो क्वेश्चन क्रिएट करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर भी सिंपल सा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का इसको पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि सर क्यों कहा जाता है? अगर हिंदी में बात करें इसको बोला जाता है शक्ति गृह। शक्ति गृह कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों पावर हाउस कहा जाता है? इसमें एक साइकिल परफॉर्म होती है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बनाता है एटीपी। क्रेब्स साइकिल क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। 38 एटीपी फॉर्म करता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या शक्ति गृह कहा जाता है। एनर्जी को स्टोर करने काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगर स्ट्रक्चर बना है बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से टॉपिक और भी क्लियर होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ द स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले क्या करते हैं? डबल लेयर्स होते हैं, तो हम दो लेयर क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का बना दें। एक होता है आउटर लेयर, एक होता है आउटर लेयर, ये बाहरी सतह होती है जिसको बोलते हैं आउटर लेयर। ठीक है, और एक होता है इनर लेयर, ये अंदर की ओर होती है। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के आप अंदर जाओगे तो इसमें फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है। क्या होती है सर? फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है। ये आप देख रहे हैं, बढ़िया से देखो समझ में आए। फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है, जिसको बोला जाता है क्रिस्टी। इनको बोला जाता है क्रिस्टी। पूछेगा एग्जाम क्रिस्टी किसे कहते हैं तो बताना। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की ओर फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होता है, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। और एक क्रिस्टी के अंदर आप देखोगे तो इस तरीके का मटेरियल प्रेजेंट होगा, जिस तरीके से आप साइटोप्लाज्म देखे थे इसमें भी प्रेजेंट होता है। इसको कहा जाता है क्या? आइए कमेंट में आंसर दीजिए। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया लिक्विड टाइप मटेरियल विच इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे बेटा मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स बोला जाता है, मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, तो इसके बाद अपना खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो मैंने बता दिया इसका अपना खुद का क्या होता है सर? डीएनए। अब ये क्या करता है? इसमें क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है, एटीपी बनाती है और एटीपी बनाने की वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। अब इससे देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आती है हमारी थी माइटोकॉन्ड्रिया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, देखिए गोल्गी बॉडी का कई सारा नेम। गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी को गोल्गी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, इनको गोल्गी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इनको बोलते हैं गोल्जी काय। क्या बोलते हैं? गोल्जी काय। इतना नाम होता है हमारा किसका? गोल्गी बॉडी का। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं गोल्गी बॉडी से, पूछता है अदर नेम ऑफ गोल्गी बॉडी, निक नेम ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का निक नेम क्या होता है? जैसे आपका निक नेम होता है ना, तो सिमिलरली
गोल्गी बॉडी का भी निक नेम रखा गया बेस्ड ऑन दियर फंक्शन। इनके फंक्शन के बेस पर क्या किया गया, ट्रैफिक पुलिस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो इनको क्या किया गया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल मीन्स सेल का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है किसको, गोल्गी बॉडी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने की। गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी किए थे कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी जो थे, इन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी की थी गोल्गी बॉडी। और इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। मीन जो भी मटेरियल्स आपके इधर उधर होते हैं उनकी कंट्रोलिंग कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड एंड बैड फूड, जो भी इनके फूड्स वगैरह होते हैं उनकी कंट्रोलिंग करते हैं। कभी आप अपने सिटी के चौराहे पर जाना, वहां देखोगे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, तो क्या करती है, इधर का उधर करती है ना। तो सेम काम ये करती है हमारी गोल्गी बॉडी हमारे सेल के अंदर, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद हम गोल्गी बॉडी की बात करें तो ये फंक्शन मैंने आपको बता दिया, गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी मैंने बता दी। बात करते हैं कि जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है ये क्या करती है, हमारे बॉडी से जो सेल्स वगैरह रहते हैं उनको क्या करती है, बाहर निकालती है। इससे जो आपके गंदगी होती है, जो वेस्ट चीजें होती हैं, वेस्ट चीजों को क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालती है। कौन, गोल्गी बॉडी। ठीक है, वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाल देती है, बॉडी से बाहर कर देती है, जिसको हम गोल्गी बॉडी का फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद टॉपिक आती है कि जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है, ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया। डिस्कवरी किसने की, मैंने आपको बता दिया। फंक्शन कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद एक और टर्म आएगा, एक अदर नेम क्या था गोल्गी बॉडी का, तो आप बता सकते हो बेटा, किडनी ऑफ सेल। गोल्गी बॉडी को किडनी ऑफ सेल भी कहते हैं, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट अप किए जाते डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आप बता सकते हो किडनी ऑफ सेल मीन्स गोल्गी बॉडी को किडनी ऑफ सेल कहा जाता है। किडनी का काम क्या होता है, गंदगी को बॉडी से बाहर निकालना। तो सेल में जो गंदगी रहती है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, वो हमारी क्या होती है, किडनी काम कर देती है, हो जाएगा किडनी ऑफ सेल। सो आई होप यहाँ तक की टॉपिक आपकी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सर राइबोसोम। ठीक है, जिसका क्या नाम है सर, राइबोसोम है। अब हम राइबोसोम की बात करते हैं, तो लिसन केयरफुली समझिएगा, राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम हिंदी में भी राइबोसोम ही कहा जाता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्लियर होता है कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। वो इधर डिस्कवर ऑफ राइबोसोम, डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, जो डिस्कवरी किए थे, उनका नाम था पायलट। पायलट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। ये प्रोटीन का पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इसके बाद राइबोसोम की बात करें तो आप बता सकते हो कि जो राइबोसोम होती है, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, या यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन बनती है। तो आप बता सकते हो कि जो राइबोसोम होता है सर, राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, मीन्स प्रोटीन यहाँ पर बनता है या प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद बात आती है राइबोसोम। आपने पढ़ा टू टाइप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम फाउंड इन बोथ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है, पाया जाता है। अब आती है सर किसी में कौन सा पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक की बात। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 70 टाइप का होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें 80 राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट। फंक्शन मैंने आपको बताया, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है सर, करता है। तो इसके बाद आपने जब सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो सेल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के आउटसाइड में क्या था, राइबोसोम प्रेजेंट है। या जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ोगे जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है, वहां पर भी राइबोसोम आपको अटैच हुआ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइबोसोम के टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम।
सो राइबोसोम देयर आर टू टाइप्स। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70s राइबोसोम, दूसरा होता है 80s राइबोसोम। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, एस क्या होती है, एस का मीन्स होता है स्वेडबर्ग यूनिट। एस का टर्म होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ये हमारी होती है। अब 70s 80s से क्या कॉन्सेप्ट है, अब कभी कभी पूछ देता है 70s का सब यूनिट क्या होता है, 80s का सब यूनिट क्या होता है, एग्जाम में पुट अप कर दिया जाता है। तो जो 70s होता है इसका सब यूनिट 50s और 30s होता है, और जो 80s राइबोसोम होता है इसका सब यूनिट 60s एंड 40s होता है। ये हमारी सब यूनिट होती है, इन दोनों यूनिट को मिलाकर राइबोसोम फॉर्म होता है। अब बताइए 50s 30s मिलाएंगे तो 80s बनेगा, लेकिन इसको हम 70s क्यों कहते हैं। तो इसमें एक मशीन आती है जिसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो इस राइबोसोम का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, इस तरीके से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है, उसमें लगे होते हैं हमारे क्या, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, इस सब यूनिट को फिल किया जाता है और इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। तो 10% लॉस हो जाती है, 70s राइबोसोम हमारी क्या होती है, बच जाती है। सिमिलरली ये प्रोसेस हमारी 80s राइबोसोम में भी होती है। तो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के। कौन कौन से, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। एस क्या होता है सर, स्वेडबर्ग यूनिट होता है। 70s प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, 80s क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ये हमारी क्या थी सर, राइबोसोम। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये हमारी टॉपिक थी राइबोसोम, तो यू कैन रिवाइज इट, इसको आप रिवीजन करिए, देखिए किसने डिस्कवरी की थी, राइबोसोम करता क्या है और राइबोसोम के टाइप क्या होते हैं, ये बातें आपको बताई गई है। ओके, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग आती है वो आती है लाइसोसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, लाइसोसोम बताएंगे, लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम आप कहते हैं, लाइसोसोम। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपको वनडे एग्जाम में। क्या बन सकता है, लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को सबसे पहले जो देखने वाले साइंटिस्ट है, इनको जो बताने वाले साइंटिस्ट है, उनका नाम था सर 1955। 1955 में जो साइंटिस्ट है कौन थे, डी डुवे। ठीक है, डी डुवे ने क्या किया था, सबसे पहले देखा था किसको, लाइसोसोम को, या इसके बारे में सबसे पहले बताया था डी डुवे। डी डुवे 1955। ओके, इसके बाद आता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो इसमें आत्महत्या, आत्महत्या की थैली कही जाती है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम की जाती है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्महत्या की थैली जो होती है वो कौन होती है, लाइसोसोम होती है, या कह सकते हो कि आत्महत्या में सुसाइडल बैग होती है। अब क्वेश्चन बनता है सर सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो लाइसोसोम होता है ये एक तरीके का एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नेम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, और ये एंजाइम क्या करता है, पहले तो ये जर्म्स को किल करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं, उसके बाद जब इनको फूड वगैरह नहीं मिलती है तो खुद के सेल को फीड करने लगते हैं, खुद के सेल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, खुद के सेल को खा जाते हैं, जिसके वजह से सेल की डेथ हो जाती है, खुद की सेल इनके फट जाती है, जिसके वजह से इनको आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका जो सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम में ये प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो लाइसोसोम एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लाइसोसोम एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम क्या होता है सर, एब्सेंट होता है। तो इसकी डिस्कवरी क्या में पूछा जा सकता है, किसने की थी, 1955 में डी डुबे ने की थी। और इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, आत्महत्या की थैली क्यों कही जाती है, और कौन सी एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ये बातें मैंने बता। आज हम आपको बताएं सेल ऑर्गेनेल बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ये हमारी क्या थी, सुसाइडल बैग। अब जो टॉपिक बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं।
तो प्लीज लिसन केयरफुली, इसको समझिएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर केंद्रक। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रक, और इसके इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? सर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद आता है जो न्यूक्लियस होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका की मस्तिष्क कही जाती है। तो आप बता सकते हो ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल कह सकते हो, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, या हेड क्वार्टर ऑफ सेल, कोशिका का हेड क्वार्टर कहा जाता है। जो केंद्रक होती है, जो केंद्रक का मैं सपोज कर सकते हो, जैसे आपकी फैमिली में जो आपका मेन न्यूक्लियस होता है वो आपके फादर होते हैं। फादर लाइक एज अ न्यूक्लियस, फादर नहीं रहेंगे तो आपकी सेल में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। तो कह सकते हो कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, केंद्रक का कार्य क्या होता है, तो बता सकते हो कि केंद्रक पूरे सेल के क्रियाओं को कंट्रोल करता है, बोले तो नियंत्रण करता है। ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कोशिका के केंद्रक को नियंत्रित, कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है। कौन? केंद्र। कंट्रोल ऑफ द सेल एक्टिविटी। ये क्या करता है? सेल कोशिका की क्रियाओं को, कोशिका के कार्य को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक। केंद्रक नहीं रहेगा तो कोशिका का फंक्शन या कोशिका का नियंत्रण नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। मैंने एग्जांपल दिया, आपके फादर है, वो घर पे रहते तो फैमिली हमारी बैलेंस रहती है, अगर वो नहीं रहते तो डिसबैलेंस हो जाती है। तो इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, देखिए न्यूक्लियस से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। न्यूक्लियस का फंक्शन पता चल गया आपको, इसके बाद न्यूक्लियस के फंक्शन के साथ साथ आपको क्या पता चल गया? कार्य पता चल गया। न्यूक्लियस को और किस नाम? हेड क्वार्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा, हेड क्वार्टर भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होते थे, स्ट्रक्चर केंद्रक का बनाते हैं। ये देखिए केंद्रक का स्ट्रक्चर, और केंद्रक की संरचना की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना की बात करें तो केंद्रक में दोहरी लेयर होती है, दोहरी परत होती है, दो परत पाई जाती है। केंद्रक में क्या होती है? दो परत पाई जाती है। अगर दो परत की बात करें, चलिए बनाते हैं दो परत को। देखिए केंद्रक का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दो लेयर्स होती है, तो दो लेयर्स को हम बनाते हैं। देखिए मैंने बना दिया केंद्रक, दो लेयर्स होते हैं, एक होती है आउटर लेयर जिसको बाहरी परत बोलते हैं, एक होती है इनर लेयर। ये होती है सर आउटर लेयर, आउटर लेयर होती है, और दूसरी होती है सर इनर लेयर। दूसरी क्या होती है सर? इनर लेयर। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियोलस की इनसाइड में आप देखोगे तो बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, जिनको बोला जाता है क्रोमैटिन थ्रेड बोला जाता है। क्रोमैटिन थ्रेड का मीन्स होता है क्रोमैटिन धागे। ओके, ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। और स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस के इनसाइड में, तो आप देखोगे इसमें आपका लिक्विड टाइप मटेरियल्स होता है, जो हम डॉट से आपको शो करने वाले हैं। स्ट्रक्चर आप इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और ये न्यूक्लियोलस जो आप देख रहे हो, इसको राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं,
जो राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियोलस। सेल की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितने लेयर्स होते हैं सर, 2 लेयर्स होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड कहाँ होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमैटिन थ्रेड। फिर होगा सर क्रोमैटिन थ्रेड का काम क्या होता है, तो जब सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब कोशिका विभाजन होती है तो ये क्रोमैटिन थ्रेड आपस में कॉन्सिस्ट हो जाती है, संगठित हो जाती है और फॉर्मेशन करती है क्रोमोजोम का, क्रोमोजोम बनाती है। अब क्वेश्चन बनेगा सर क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम को हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोजोम को गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र क्या होता है सर, क्रोमोजोम इज ए जेनेटिक मटेरियल जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर को ले जाता है, वो आपका होता है क्रोमोजोम या गुणसूत्र होता है। इसके नंबर्स कितने होते हैं, मेल हो या फीमेल है, दोनों में इसके नंबर्स होते हैं 46 क्रोमोजोम। 46 क्रोमोजोम होता है। इसका सिंबल कैसा होता है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल में क्रोमोजोम का सिंबल एक्स वाई होता है, सॉरी एक्स एक्स होता है, और मेल में क्रोमोजोम का सिंबल एक्स वाई होता है। ओके, जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये हमारी मेल फीमेल में क्रोमोजोम के सिंबल कैसे होते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है अगर सर मेल है तो मेल में जो हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं सर, वो एक्स और वाई होते हैं। फीमेल में कौन से होते हैं, एक्स और एक्स, ठीक है। और बाकी जो लेक्चर्स है वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है, वहाँ क्रोमोजोम से स्टार्ट करेंगे और वो लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। उसके बाद आफ्टर फिनिश द चैप्टर, जब चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू है वो हम लोग सॉल्व कर देंगे इसके बाद के बाद वाले वीडियो में। चलिए आज के लिए थैंक यू। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कमेंट में मेंशन करिए। ओके, थैंक यू।